72 बीपीएससी पीटी 2026 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग दृष्टि आईएएस टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 2 को 72 बीपीएससी पीटी 2026 एग्ज़ाम के लिए हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 1 72 बीपीएससी पीटी के लिए कवर करा दिया था। तो जिन्होंने नहीं देखा है, टेस्ट नंबर 1 देख लीजिएगा, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने कवर कराया हुआ है। और आज हम लोग इस टेस्ट नंबर 2 में जो है बिहार स्पेशल के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा और आप लोग टेस्ट पूरा लगाइए और ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जो है सेशन के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी 72 बीपीएससी 2026 से रिलेटेड इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग 72 बीपीएससी पीटी 2026 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 2 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं दृष्टि आईएएस 72 बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2026। और आज इस टेस्ट में हम लोग बिहार स्पेशल के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार स्पेशल। और देखिए, ये जो क्वेश्चन बुकलेट दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टोटल 50 प्रश्न ही रखा गया है। तो 50 प्रश्न है, बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए अब आपको दिख रहा होगा, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि स्वर्ण भूमि के निम्नलिखित शासकों में से किसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और पाल राजा देवपाल से इसके रखरखाव हेतु 5 गांव देने का अनुरोध किया। अगर आप आंसर जानते हैं फ्रेंड्स तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं उससे भी आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्वर्णद्वीप के शासक बालापुत्रदेव ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना किया था और उन्होंने पाल राजा देवपाल से अपने राजदूत के माध्यम से उस मठ के रखरखाव हेतु 5 गांव देने का अनुरोध किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वर्ण भूमि के किस शासक ने? तो बालापुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और पाल राजा देवपाल से इसके रखरखाव हेतु 5 गांव देने का अनुरोध किया। अच्छा, यहाँ पर बात आई हुई है पाल वंश की। तो आपको याद होगा पाल वंश की स्थापना जो किया था, पाल वंश के संस्थापक जो थे ये कौन थे? तो ये गोपाल थे। अच्छा, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने, किसने? धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था? कौन सा महाजनपद? अर्थात अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। ठीक है ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में बिहार में 3 महाजनपद हुआ करते थे, अंग महाजनपद, वज्जी और मगध। तो यहाँ पर देखिए अंग, वज्जी और मगध। ठीक है, और इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद हुआ करता था। मगध की राजधानी जो थी, प्रारंभिक राजधानी पूछा जाता है तो गिरिब्रज या राजगृह हुआ करती थी। ठीक है, अच्छा वज्जी की राजधानी की बात करते हैं तो वज्जी गणराज्य की राजधानी जो है ये वैशाली हुआ करती थी और अंग महाजनपद की राजधानी याद रखिएगा चंपा थी। क्लियर? अवंती नहीं था, तो यहाँ पर राइट आंसर अवंती हो जाएगा जो बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न देखिएगा कि
वैदिक काल में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वैदिक काल पूछा गया है, तो वैदिक काल में बिहार का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद और पंचविश, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक तो अथर्ववेद याद रखिएगा और पंचविश ब्राह्मण में मिलता है। किसमें? पंचविश ब्राह्मण में मिलता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? वैदिक काल में बिहार का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में मिलता है। दोनों ग्रंथों में मगध में रहने वाले लोगों के लिए वरात्य शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पर देखिए वरात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और ऋग्वेद में जो है प्रमगंडा नामक एक शत्रु सरदार का उल्लेख है जो कीकट में शासन करता था। यक्ष के निरुक्त के अनुसार कीकट एक गैर आर्य देश का नाम था, लेकिन बाद की कृतियों में कीकट शब्द का प्रयोग मगध के लिए किया गया। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कीकट और व्रात्य, तो इस प्रकार से 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वैदिक काल में पूछा गया है। क्लियर ना? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला थी? जैन धर्म, बताइए ये कौन थी? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर चंदना हो जाएगा। ठीक है ना, चंदना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चंदना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दधिवाहन स्वतंत्र अंग महाजनपद का एक शासक था दधिवाहन, उसी की बेटी चंदना महावीर के कैबल प्राप्ति के कुछ समय बाद जैन धर्म अपनाने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भरहुत स्तूप। ठीक है ना, भरहुत स्तूप में अजातशत्रु द्वारा महात्मा बुद्ध की पूजा करने का प्रमाण मिलता है। ठीक है ना, तो भरहुत स्तूप। अच्छा, अजातशत्रु ये किस वंश का था? तो अजातशत्रु जो था ये हर्यंक वंश का शासक था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार, जो हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, उन्हीं का उत्तराधिकारी था। ठीक है, और इसका बचपन का नाम जो था ये कुणिक था। क्या था? कुणिक था, ध्यान रखिएगा। क्या नाम? कुणिक नाम था। क्लियर? और उसके शासनकाल के दौरान, यानी कि अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान राजगृह की सप्तपर्णी गुफाओं में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है ना, महाकश्यप इस परिषद के अध्यक्ष रहे थे। दूसरा बौद्ध परिषद यानी कि दूसरा बौद्ध संगति ये हुआ था वैशाली में कालाशोक के समय में। तीसरा बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में। और चौथा कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए इसी प्रकार से जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने 1992 से लेकर के 2026 तक में जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं ना बीपीएससी की एग्ज़ाम में, उनको मैंने आपको कवर कराया हुआ है। साथ ही साथ बिहार स्पेशल में मैंने बिहार हिस्ट्री को अलग कराया हुआ है, बिहार ज्योग्राफी को अलग कराया हुआ है, और बायोलॉजी में साइंस वाले सेक्शन में मैंने बायोलॉजी को भी करा दिया है। आज आपको जो है नेक्स्ट वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कर राजस्व का उल्लेख है? कर राजस्व का उल्लेख, तो फ्रेंड्स ये आपका रोमिनदेई का अभिलेख है। आपको याद होगा कि ये जो रोमिनदेई का अभिलेख है इसमें अपने शासनकाल के 20वें वर्ष, शासनकाल के 20वें वर्ष के बाद अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान का दौरा किया था। ठीक है ना, और इसके बाद आपने सुना भी होगा कि वहाँ पर एक पत्थर का स्तंभ बनवाया तथा स्थानीय लोगों के लिए करों में 1/8 की कमी कर दिया। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख को रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करिए। कह रहा है कि सूची दिया गया है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, अब देखिए एक तरफ जो ये निष्क, उसके बाद देखिए करशापन और मासक दिया गया है। तो ये सब सिक्के हैं। ये कैसे सिक्के हैं? तो निष्क जो है ये सोना का सिक्का है, यहाँ पर देखिए दिया गया है सोना का सिक्का। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो जाएगा करशापन जो था ये चांदी का सिक्का हो जाएगा, और मासक जो है ये तांबे का सिक्का। तो ये आप मिला लीजिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए 27 अधीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। ये संख्या ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये सब जो है आपके मौर्य काल में 3 प्रकार के मुद्रा का उपयोग किया जाता था। यही ये 3 प्रकार के मुद्रा हैं, जो कि आपका सोना का सिक्का निष्क है। ठीक है, चांदी का सिक्का
करसापण है और तांबे का सिक्का मासक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपने भी मिला लीजिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सीलोन के राजा मेघवर्मन को बोधगया में मठ बनाने की अनुमति दिया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये समुद्रगुप्त थे जो सीलोन के शासक मेघवर्मन को सीलोन के तीर्थयात्रियों के लिए बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति दिया था। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा समुद्रगुप्त को आपको याद होगा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है ना, उनकी सैन्य विजयों के कारण डॉक्टर V.A. स्मिथ ने, किसने, याद रखिएगा V.A. स्मिथ, ठीक है, V.A. स्मिथ ने जो है इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। क्लियर। अच्छा इनके दरबारी कवि का नाम आपको याद होगा हरिसेन थे। ठीक है ना, इनके दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के हरिसेन। इन्हीं के द्वारा जो है हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जो कि आज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर मौखरी वंश का नियंत्रण था? मौखरी वंश का नियंत्रण बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो मौखरी वंश का जो है नियंत्रण था ये गया क्षेत्र पर था। कहाँ पर था? गया क्षेत्र पर था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बिहार में मौखरी एवं परवर्ती गुप्त जैसे कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, और मौखरियों का आंशिक रूप से सार्वभौमिक चरित्र इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि उन्होंने सामंत चूड़ामणि और नृप जैसे सामंती उपाधियों का प्रयोग किया और उन्होंने गांव दान में देने के साथ मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन तीर्थंकर महावीर ने अपने प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? बताइए, जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर की बात हो रही है। इनका जन्म आपको याद होगा 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, और देखिए अगर हम बात करते हैं तो 42 वर्ष की आयु में जिब्रिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था और उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर के विपुलाचल पर्वत पर दिया था। तो यहाँ पर देखिए विपुलाचल पर्वत पर दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और महात्मा बुद्ध ने जो है कहाँ पर दिया था? आप मुझे कमेंट करके बताइए पहला उपदेश। देखिए बिहार के मैदानों में अधिकांश नदियाँ किस जल प्रवाह प्रतिरूप का अनुसरण करती है? बताइए। अच्छा बिहार की कुछ नदियाँ हैं वो गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? ये बड़ा प्रश्न पूछा जाता है ना। जैसे कि कोसी नदी गंगा में कुर्सेला में मिलती है, कटिहार में कुर्सेला। ठीक है, घाघरा नदी जो है ये सारण के रेबिलगंज में गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी जो है फतुहा में आकर के गंगा में मिलती है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए बिहार के मैदान का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार एवं जालीदार है क्योंकि यह क्षेत्र अपेक्षाकृत समतल है और यहाँ लगातार वर्षा होती रहती है। इस क्षेत्र में नदियाँ आमतौर पर छोटी एवं उथली होती हैं जो ऊंचे स्थल से नीचे स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर देखिए वृक्षाकार दिया गया है। ठीक है ना, और वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की बात करते हैं तो यह सबसे सामान्य रूप होता है और पेड़ की जड़ों की शाखाओं के जैसा इसका पैटर्न होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मसान जो है ये बिहार की निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मसान जो है ना, मसान ये अगर हम बात करते हैं तो ये बूढ़ी गंडक की है ना, बूढ़ी गंडक की, बूढ़ी गंडक की है। ध्यान रखिएगा, बूढ़ी एक तिलावे नदी है जो चंपारण वगैरह में बहती है, तिलावे, ये भी बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। बाईं ओर से आकर के ये मिलती है बूढ़ी गंडक में। ठीक है, धनौती है, धनौती, ये सब आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका बूढ़ी गंडक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर हिंदी में दिया गया। देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा निम्नलिखित में से किस नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा किसमें? कोसी नदी के, याद रखिएगा कोसी नदी के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोसी नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। ठीक है, कोसी बेसिन में विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा शामिल है। अच्छा नेपाल में इसको सप्तकोशी कहा जाता है,
ये चीज़ आप जानते भी हैं। और अभी मैंने बताया था कटिहार के कुर्सेला में आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्तर दिशा से, देखिए उत्तर दिशा से ध्यान रखिएगा, गंगा में मिलने वाली नदियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है, पूर्व से पश्चिम के क्रम में। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उत्तरी दिशा से इसमें 7 नदियाँ मिलती हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, बागमती, कोसी और महानंदा, जो पश्चिम से पूर्व की ओर। और यहाँ से पूर्व से पश्चिम पूछा है। तो दक्षिण दिशा से गंगा में 6 नदियाँ मिलती हैं, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, किऊल, हरोहर, बदुआ और चंदन, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, तो अभी मैंने आपको बताया है करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए महानंदा है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा, महानंदा के बाद आपका हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। तो महानंदा, उसके बाद आपका हो जाएगा 1 मिनट रुकिए, बागमती, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा गंडक, ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा घाघरा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। देखिए बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के टोटल 7 जिले सीमा साझा करते हैं। ये जिला कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण, सारण, कैमूर, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर, बक्सर, ठीक है ना। रोहतास नहीं करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रोहतास, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के मैदानों में पाए जाने वाले चौर क्या है, चौर क्या है बताइए, चौर क्या है। तो फ्रेंड्स चौर जो है ये तटबंध या लेवी निक्षेप है। गंगा नदी के उत्तर में स्थित संपूर्ण उत्तर बिहार का मैदान एक जड़ोड़ मैदान है, जिसका दक्षिण की ओर ढलान है और पूर्वोत्तर भाग में निम्न भूमि है। और इस क्षेत्र में प्रमुख विशेषताओं में तटबंध निक्षेप यानी कि इसको लेवी डिपोजिट्स, ठीक है ना, नदी के तटों के रेत के टीले और चौर के रूप में जाना जाने वाला दलदली क्षेत्र होता है। आपने देखा होगा नदी का टीला बन जाता है, ठीक है, लेवी डिपोजिट्स, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए पाल शासक धर्मपाल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। और यहाँ से पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है। एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखिए वह पाल वंश का संस्थापक था, नहीं, अभी मैंने बताया था पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे, ठीक है ना। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। उससे विक्रमशिला महाविहार की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, बिल्कुल धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। वह पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी शाही उपाधियां धारण किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा तीसरा भी सही दिया गया है। वह एक वास्तविक साम्राज्य निर्माता था और एक सक्षम प्रशासक भी था, और पाल वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण किया था। तो सही है इसमें से 2 और 3। तो राइट आंसर यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सेन वंश का संस्थापक था। सेन वंश का संस्थापक, तो सेन वंश का संस्थापक सुमंत सेन था। तो यहाँ पर सुमंत सेन दिया गया है, ठीक है ना। और इस वंश का अंतिम शासक पूछा जाएगा तो लक्ष्मण सेन था, ठीक है, लक्ष्मण सेन। और बख्तियार खिलजी के आक्रमण से इसको काफ़ी क्षति हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में पूछ लिया गया है। कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था। कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने किया था। किसने किया था, नान्यदेव ने किया था, आपको याद रखना है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है। नरसिंह देव कर्नाट वंश के संस्थापक थे, नहीं, कर्नाट वंश की स्थापना जो है नान्यदेव ने किया था। किसने किया था, नान्यदेव ने किया था, क्लियर। तो ये सही नहीं है। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो सिमरावगढ़ हुआ करती थी, क्लियर। नान्यदेव इसके संस्थापक थे, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ नान्यदेव, ठीक है, याद रखिएगा। अंतिम शासक कौन था, तो ये हरि सिंह देव थे, ठीक है। तिब्बती विद्वान धर्म स्वामी ने राजा राम सिंह के शासनकाल के दौरान मिथिला क्षेत्र का दौरा किया था, ये ठीक दिया गया है, ठीक है।
और हरि सिंह देव कर्नाटक वंश का अंतिम महान शासक थे, ये भी सही है। तो आपका दूसरा और तीसरा सही दिया गया है। तो दूसरा और तीसरा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए, और हरि सिंह देव आखिरी शासक थे कर्नाटक वंश के। गयासुद्दीन तुगलक से पराजित होने के बाद ये नेपाल चले गए थे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में जो है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार सबसे सामान्य है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और उत्तर बिहार की जलवायु को कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CW में जो है वर्गीकृत किया गया, CWG में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार में वर्ष का कौन सा महीना सबसे गर्म होता है। तो सबसे गर्म महीना जो है मई होता है आमतौर पर, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस मौसम में बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है ये बिहार में, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, क्लियर, दक्षिण पश्चिम मानसून ये प्राथमिक वर्षा ऋतु है और इस दौरान होने वाली वर्षा राज्य की कुल वर्षा का लगभग 85% से भी अधिक होती है, 80% से भी अधिक, ध्यान रख लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो पटना में जो है फर्रुखसियर का हुआ था राज्याभिषेक, फर्रुखसियर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है, घृणित कायर भी कहा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। और मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 में, ध्यान रखिएगा ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही चार्टर यानी कि शाही फरमान जारी किया था, क्लियर। चलिए, और जो है इसको इस माध्यम से जो है माल की निकासी पर कोई शुल्क नहीं देने के लिए परमिट देने का अधिकार भी दे दिया था। देखिए, राजा मानसिंह के जो है कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसने बिहार प्रांत की राजधानी के रूप में कार्य किया था। राजा मानसिंह के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो रोहतास बिहार प्रांत की राजधानी थे उस समय, ठीक है, राजा मानसिंह के समय रोहतास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1587 में मानसिंह को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र 1940 में बिहार में हुए कृषि और किसान आंदोलनों का मुखपत्र था। तो ये पत्रिका जो था ये होंकार था, होंकार था, जिसे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रकाशित किया था और वर्ष 1940 में पंडित यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन और अन्य के नेतृत्व में ये प्रकाशित भी हुआ था, ठीक है। और यह एक कृषि और किसान आंदोलन का मुखपत्र था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन बांकीपुर 1912 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था 1912 बांकीपुर में, और इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था, RN माधोलकर ने किया था। दूसरा अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। तीसरा अध्यक्षता 1940 में रामगढ़, अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, वहाँ पर किया हुआ था और अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता किया था। निम्नलिखित में से देखिए कौन 1857 के विद्रोह के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था विलियम टेलर। विलियम टेलर उस समय पटना का कमिश्नर हुआ करता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्लियर। चलिए, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन सा है, 28 नंबर है हमारा, नहीं। चलिए, और पीर अली खां के नेतृत्व में, आपको याद भी होगा, पटना में जो है आंदोलन हुआ था 1857 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो है ये आपका होती है किशनगंज में, सर्वाधिक वर्षा, ठीक है, किशनगंज में होती है। तो यहाँ पर आपका किशनगंज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, किशनगंज हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार को मुख्यतः कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बिहार को जो है 4 मुख्य रूप से कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ये 4 कौन कौन से हैं, तो ये जोन, पहला जोन है आपका उत्तरी जलोढ़ मैदान, दूसरा जोन है उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, तीसरा है दक्षिण पूर्व जलोढ़ और चौथा है दक्षिण पश्चिम जलोढ़, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण बिहार के मैदानों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो दक्षिण बिहार की बात करते हैं तो बिहार के अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए, करेल केवाल मिट्टी के रूप में इसको जाना जाता है। दक्षिण मैदान में प्राथमिक मिट्टी के प्रकार में करेल केवाल मृदा,
ठीक है ना। ताल मृदा भी है, बलथर मृदा भी है, लाल बलुई मृदा भी इसमें शामिल होती है। ठीक है, चलिए। और उत्तर बिहार की मिट्टी की बात करते हैं। उत्तर मैदान में, बिहार के उत्तरी मैदान में तो पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी है जो पश्चिम चंपारण जिला में, ठीक है ना। उसके बाद तराई मृदा नेपाल की सीमा से सटे जो जिले हैं उसमें पाई जाती है। और गंगा जलोढ़ मृदा जो बिहार के मैदानों में नई और पुरानी दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा से बनती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। अब आपको 2023 ध्यान रखना है। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन है? तो सर्वाधिक वन यहाँ पर पूछा गया है। तो सर्वाधिक वन जो है ना, यह आपका हो जाएगा किसमें? कैमूर में। ठीक है, कैमूर में हो जाएगा। चलिए, और लगभग 8% जो है ये वनावरण है बिहार के कुल क्षेत्रफल का, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के दक्षिणी भाग में है? अब देखिए, दक्षिणी भाग पूछा गया है तो निश्चित रूप से ये आपका कौन सा हो जाएगा? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है ना, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है? आप लोग बताइए तो कमेंट करके। कांवर झील आपको पता है, गोगाबिल कटिहार में है, कांवर झील बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान कहाँ पर है बताइए, कहाँ पर है? कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। क्लियर? और कितने लोग जो हैं ये जो कुशेश्वर स्थान जिस जिला में है वहाँ के हैं, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष था? अच्छा, होम रूल लीग की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर हम होम रूल लीग की बात करते हैं तो देखिए एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल शुरू किया गया था, ठीक है, तो ये दरअसल बिहार में जो है ना इसके अध्यक्ष मजहरूल हक थे, मौलाना मजहरूल हक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट 2 बार पटना की यात्रा किया था इन्होंने, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में रामचंद्र शाही संग्रहालय है? रामचंद्र शाही, तो ये मुजफ्फरपुर में है। ठीक है ना, मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर के जो होंगे उनको अच्छे तरीके से पता होगा। क्लियर? रामचंद्र शाही, और इन्होंने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया था। चलिए, उसके बाद पंचायती राज अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपको पता है कि बिहार में 2006 में जो है ना पंचायत राज अधिनियम जो है इसका अधिनियमन किया गया था। और इसमें जो है 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था, ये चीज़ आप जानते हैं। ठीक है, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है यानी कि ब्लॉक स्तर पर, और जिला स्तर पर जिला परिषद, त्रिस्तरीय है। ये चीज़ आपको ध्यान भी रखने हैं। ठीक है, चलिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला पूछा गया है। एशिया के सबसे बड़े पशु मेले में से एक सोनपुर मेला किन 2 नदियों के संगम पर आयोजित होता है? सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है ना। और ये आपका गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा झरने नृत्य किया जाता है? झरने नृत्य, तो ये जो है मुस्लिम समुदाय जो जुलाहा समुदाय मुहर्रम के दौरान किया जाता है। जुलाहा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार द्वारा अपने पहले कृषि कैबिनेट का गठन किस वर्ष किया गया था, जिससे वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना था? तो फ्रेंड्स, ये किया था कब? तो ये किया था 2011 में। ठीक है ना, 2011 में किया था। चलिए, उसके बाद 39 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना नामक पहल का भागीदार नहीं है? बताइए। तो फ्रेंड्स, ये आपका सिक्किम है। सिक्किम है, ठीक है ना, सिक्किम है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो जो आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप योजना है पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना, जो वर्ष 2010-11 में शुरू किया गया था। इसमें 7 पूर्वी राज्य थे, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल था। ठीक है ना, इसमें सिक्किम नहीं था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में मत्स्य उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताने हैं। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए, वर्तमान में बिहार मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में देश में शीर्ष 4 अग्रणी राज्यों में से एक है। और यहाँ पर प्रति व्यक्ति मत्स्य उपभोग जो है ये 6.6 किलो है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
भूमि उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार बिहार राज्य की फसल सघनता कितनी है? तो 2000 जो है आपका 20-21 के अनुसार 144 है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये पूछा गया है। और चौथा कृषि रोड मैप भी लगा हुआ है, आपको याद है ना, 23 से 28। यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर 1959, एक मिनट, हाँ 1959 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, 1959 में से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के रूप में पुनर्गठित किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन के अनुसार 2019 में बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या थी? तो शिशु मृत्यु दर जो थी उस समय 29 थी। ठीक है ना, कितना? 29, ध्यान रखिएगा 29, 42 से घट करके 2019 में, 2015 में 42 था और उसके बाद 2019 में घट करके ये 29 हो गया था। ठीक है, बिहार रेशम और वस्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये भागलपुर में है। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है ना। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम है और मतदान करने के लिए भले 18 वर्ष है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 46 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था? तो द्विस्तरीय किसने किया था? तो ये अशोक मेहता समिति था। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था। अशोक मेहता समिति 1977। ठीक है ना, इसी ने जो है त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय ये आपका सिफारिश किया था। चलिए बिहार में पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो 8058 ग्राम पंचायत, 533 पंचायत समिति और 38 जिला परिषद हैं। 533 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका कितना है? 29 है। ठीक है, पटना जो हाईकोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश और 14 अतिरिक्त न्यायाधीश सहित कुल 29 अस्थायी न्यायाधीश हैं। स्थापना 1916 में हुआ था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बिहार में पंचायतों के कोष का लेखांकन करती है? तो ये करती है उप महालेखाकार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। बिहार के पंचायत प्रशासन द्वारा निम्नलिखित में से किन विषयों का निपटान किया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये सभी का निपटान किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए किसका किसका है, पेयजल है, मत्स्य पालन है, परिवार कल्याण है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। ठीक है ना, इन सब का जो है किया जाता है। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपना स्कोर बता दीजिएगा आप लोग।